आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने रिटायर्ड आईएएस की बेटी से पहचान छिपाकर धोखे से शादी की और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इस दौरान वो बार बार धमकी देता था। महिला अपने पति की मौत के बाद आरिफ के संपर्क में आई। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखनऊ के एक कार्यक्रम में महिला से मिला था। आपको बता दें कि आरोपी युवक आरिफ हाशमी, इसने अपना नाम आदित्य आर्य बताया। आरिफ हाशमी ने अपना नाम आदित्य आर्य बताकर महिला के साथ धोखे से शादी की, फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, लूट, धोखाधड़ी और विधि विरुद्ध धर्मांतरण जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है। आरोपी युवक लखनऊ का रहने वाला है और ऐशबाग में लकड़ी का व्यापारी है। एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। वहीं बिजनौर में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजनौर का रहने वाला एक युवक मध्य प्रदेश से बहला फुसला कर एक युवती को बिजनौर लेकर आया। जैसे ही लड़की को भनक लगी कि खास एक समुदाय के कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी लग गई, तो उन्होंने मध्य प्रदेश से फरार युवती को खोजकर पुलिस के हवाला कर दिया। जबकि आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस और युवती के परिवार वालों को सूचना दे दी है। जल्द ही मध्य प्रदेश पुलिस युवती को बिजनौर से लेकर जाएगी। सेहारा अंतर्गत ग्राम शाहपुर खेड़ी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गुलजार सैफी नामक व्यक्ति के यहाँ एक 20 वर्षीय महिला आई हुई है। इस सूचना पर जब जानकारी की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि महिला थाना कहानीपाड़ा सिवली जनपद की रहने वाली मध्य प्रदेश की है और उसकी गुमशुदगी वहाँ थाने में दर्ज है। स्थानीय थाने से संपर्क हो गया है, वहाँ की थाना पुलिस आ रही है। जो भी वहाँ उसके माता पिता तहरीर दिए होंगे या अपनी कार्रवाई के लिए कहे होंगे, स्थानीय पुलिस आके इसको ले जाके और कार्रवाई वहाँ संपादित करेगी। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं। चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे वो जो दूसरी घटना हमने आपको बताई वो हो बिजनौर की। तो धोखे से शादी की गई, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। ये आगरा का मामला है और आप अंदाजा लगाइए कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ ही धोखाधड़ी हुई है और शादी की गई छलावे से। अपनी पहचान छुपाकर नाम कुछ और था और बताया कुछ और गया। शादी की गई, धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी घटना बिजनौर की, इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से है। कहानी मध्य प्रदेश से शुरू होती है, फिर बिजनौर लेकर आया जाता है युवती को। उसके बाद जब पता चलता है कुछ संगठन के लोगों को, तो वो फिर युवती को छुड़ाते हैं और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की पुलिस युवती को साथ लेकर जाती है। लव जिहाद की आग एक पूर्व आईएएस के परिवार तक जा पहुंची। आगरा के इस परिवार की बेटी इस आग में पिछले कुछ सालों से झुलस रही है। धर्म न बदलने की वजह से अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब पीड़ित महिला ने साजिशों को बेनकाब कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। लव जिहाद में फंसी रिटायर्ड आईएएस की बेटी, नाम बदलकर रिटायर्ड आईएएस की बेटी को फंसाया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स का नाम आरिफ हाशमी है, लेकिन इसकी असलियत कई साल बाद तब खुली जब इसकी पत्नी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। दोस्ती से शुरू हुआ था सिलसिला,
लव जिहाद की साजिशों में फंसा। ताजनगरी में एक बड़े घर की शादीशुदा महिला लव जिहाद का शिकार बन गई। पति की मौत के बाद अधिकारी की बेटी से लखनऊ के ही शख्स ने अपना नाम और पहचान छिपाकर दोस्ती कर ली। पहले धोखे से तिलक लगाकर फोटो खींच लिए। इनके आधार पर ही ब्लैकमेल करके उसने आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद सच्चाई सामने आने लगी तो आरोपी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस। हिंदू बनकर अधिकारी की बेटी से मिला, हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी की। सच्चाई सामने आने के बाद शोषण शुरू कर दिया। महिला की बेटी और ससुर के नाम होटल का फंड हड़पा। आरोपी अप्राकृतिक कृत्य और मारपीट करने लगा। सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी आरिफ हाशिम लगातार महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, महिला की बेटी और ससुर के नाम के होटल का फंड भी वो हड़प रहा था। बीते शनिवार की रात को होटल में महिला के साथ आरोपी ने फिर मारपीट की, जिसके बाद लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला ने आगरा के सदर थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अप्राकृतिक कृत्य और विधि विरुद्ध धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। की एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया। महिला का ससुराल आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में है। महिला के पति की 2005 में मौत हो गई। पिता का भी देहांत हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद लखनऊ में एक पार्टी के दौरान महिला की मुलाकात आरिफ से हुई थी। आरोपी ने उस वक्त महिला को अपना नाम आदित्य बताया और खुद को टिम्बर कारोबारी बताया। महिला से बातचीत में उसने मिलकर कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वो अपने घर बुलाने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपी ने महिला के टीका लगाते हुए साजिश के तहत फोटो खींच लिए, जिसमें मांग भरने जैसी तस्वीर नजर आ रही थी। इस फोटो से बदनाम करने का डर दिखाकर वो समय समय पर पैसे वसूलने लगा और महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इसके लिए वो महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। ये धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है। और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, और अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल घर की महिला से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लव जिहाद जैसी घिनौनी साजिश रचने वाले आरोपी आरिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कुरान की 26 आयतों पर याचिका दाखिल करने का मामला है। यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका वापस ले ली है। वसीम रिजवी ने याचिका वापस ली है। दरअसल 50,000 रुपए जुर्माना हर्जाना हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से ये उन्होंने वापस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करके वसीम रिजवी पर जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यूपी में बदमाशों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर लगातार जारी है और गाजियाबाद, इटावा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद में 3 बदमाश एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। इटावा की बात करें तो एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान यहां पकड़ा गया है। गाजियाबाद और इटावा में यह एनकाउंटर, गाजियाबाद में
3 बदमाश एनकाउंटर के दौरान पकड़े गए। तो इटावा में एक गिरफ्तारी हुई है। लगातार ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार जारी है। कुख्यात वांछित अपराधियों को लगातार पकड़ने के लिए प्रयास पुलिस के लगातार जारी है। शाम ढलते ही जैसे ही ये बदमाश अपने लोकेशन बदलते हैं, पुलिस इनको पकड़ती है। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ, पुलिस पर इन्होंने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ये जख्मी हुए और अब अस्पताल में है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, इसमें 3 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। अब गिरफ्तार बदमाशों में से एक बदमाश पर तो इनाम घोषित था। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं जिनसे इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में ये ज्यादा देर तक पुलिस के साथ टक्कर ले नहीं पाए। कई चीजें भी इनके पास से बरामद हुई हैं। जनपद गाजियाबाद में ये सूचना थी कि कुछ आपराधिक घुमंतु जनजाति यहाँ पर एक्टिव हैं। इसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने यहाँ पे गश्त पार्टियाँ बना रखी थी। आज लगभग 10 बजे के आसपास थाना कविनगर की अवंतिका चौकी में रेलवे लाइन के अलॉन्ग जब पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, तब 3 संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दिए। उनको रोके जाने के लिए जब पुलिस ने कहा तो उन्होंने पलटकर उनमें से गोली चला दी, जिसमें कि एक आरक्षी घायल हो गया। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पाँव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। गाजियाबाद के बाद अब बात करते हैं इटावा में हुए एनकाउंटर की। इटावा में पुलिस ने 7 लाख की लूट में शामिल एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया और इस दौरान उसके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये बदमाश पकड़ा गया। 7 लाख रुपए की लूट की घटना में ये बदमाश शामिल था। ये पकड़ा गया है, हालांकि इसके 2 साथी जरूर भाग गए। सूचना मिली थी कि जो घटना 3-4 दिन पहले हाईवे पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय 25 लाख लूट बताया गया था। उसके बदमाश का मूवमेंट है तथा वो भागने की फिराक में है। परसूपुरा पे लोग चेकिंग कर रहे थे। 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं। और अब बात मथुरा की, जहां वृंदावन घूमने आई महिला श्रद्धालु के साथ स्थानीय गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ उसने हंगामा काटा। महिला का आरोप है कि एक पुलिस वाले ने उसका अश्लील वीडियो बनाया है। पुलिस वाले पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मथुरा का मामला है, एक श्रद्धालु जो वृंदावन घूमने आई थी, उन्होंने पुलिस वाले पर आरोप लगाया। अधेड़ औरत झूठ नहीं बोलेगी। और बात अमेठी की, अमेठी में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि लोगों ने घर के बाहर सो रहे एक युवक पर हमला कर दिया। दबंगों ने युवक के हाथ पैर तोड़ डाले और मरने की हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवती को फरार करने को लेकर युवक पर जानलेवा हमला इन दबंगों ने किया। फिलहाल पुलिस इन दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। हाथ पैर तोड़ डाले गए। युवक को आज मरा करके ये दबंग फरार हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके हौसलों का। न इनको पुलिस का डर है न किसी और का डर है। घर के बाहर सो रहे शख्स को बुरी तरह से जख्मी किया गया। हाथों पर जख्म, पैरों पर जख्म इतना मारा गया कि हाथ टूट गए, पैर टूट गए। रिवर फ्रंट घोटाला मामले से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी अपडेट हमें आगरा से मिल रही है। आगरा में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। पुराने विजयनगर में नितिन गुप्ता के घर पर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई का छापा। आगरा में 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। सपा सरकार का ये रिवर फ्रंट घोटाला है। मामले में सीबीआई लगातार एक्शन में है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, नोएडा से लेकर आगरा तक छापेमारी लगातार चल रही है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आगरा से। एक्शन में सीबीआई अलीगढ़ में भी है। यहां पर 5 सदस्यों की टीम सीबीआई की अलीगढ़ पहुंची है और रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच लगातार जारी है। यहां पर भी छापेमारी, लगातार छापेमारी चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अलीगढ़ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में लगातार छापेमारी
सीबीआई की टीम की सुबह से ही जो टीम जिन घरों में, जिन ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर छापेमारी लगातार की जा रही है। 5 सदस्यों की टीम अलीगढ़ में पहुंची है और ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। मामला जुड़ा हुआ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से। उत्तराखंड की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुखबीर सिंह संधू हो सकते हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। यही इस वक्त की बड़ी खबर है, नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू हो सकते हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधू। फिलहाल एनएचएआई के चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू और वही नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वापस बुलाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ ने कैबिनेट सचिव भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में, इस खत में लिखा गया है कि संधू की राज्य में जरूरत है, इसीलिए वापस कैडर में भेजने का कष्ट करें। सूत्रों की माने तो उच्च स्तर पर यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में सरकार बदलने के बाद मुख्य सचिव की कुर्सी पर फेरबदल, आज ही केंद्र से रिलीव भी हो सकते हैं संधू। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश और सुखबीर सिंह संधू बन सकते हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस वक्त चेयरमैन हैं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई है कि आप इन्हें उत्तराखंड भेज दीजिए, उत्तराखंड में इनकी आवश्यकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से उनको जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधू और सुखबीर सिंह संधू के लिए विशेष रिक्वेस्ट की गई है और केंद्र से उनको वापस उत्तराखंड भेजा जाए। उत्तराखंड भेजने की रिक्वेस्ट की गई है कि उत्तराखंड में इस वक्त संधू की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है और इसीलिए उनको वापस कैडर में भेजने का कष्ट करें। एक लेटर लिखा गया है सूत्रों के हवाले से। ये उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी खबर है, मुख्य सचिव उत्तराखंड के बदल सकते हैं, मुख्य सचिव बन सकते हैं सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव की ताजपोशी हो सकती है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर सुखबीर सिंह संधू का नाम इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि सुखबीर सिंह संधू को चाहती है उत्तराखंड गवर्नमेंट और इसी बाबत एक चिट्ठी लिख दी गई है, एक लेटर लिखा गया है और उनको उस लेटर में ये रिक्वेस्ट की गई है, ये मांग की गई है कि सुखबीर सिंह संधू की आवश्यकता उत्तराखंड में है, लिहाजा उन्हें तुरंत रिलीज कर दें और उनको वापस उत्तराखंड कैडर में भेजने का कष्ट करें। यही इस वक्त की बड़ी खबर है, यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्य सचिव को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, सुखबीर सिंह संधू को लेकर बड़ी खबर। सुखबीर सिंह संधू जो इस वक्त चेयरमैन है एनएचएआई में, उनको मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इस वक्त वो एनएचएआई के चेयरमैन है और उन्हीं को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अजीत, जो अपडेट इस वक्त आपके पास है, जो जानकारियां आपके पास हैं, आप दर्शकों को दें। जी राजीव, देखिए चूंकि एक ये प्रशासनिक बड़ा फैसला है और जिसमें पूरी उत्तराखंड सरकार इन्वॉल्व है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनको गई है और उनसे कहा गया है कि आप सुखबीर सिंह संधू को राज्य में सेवाएं देने के लिए छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने उनको रिलीव करने का आग्रह किया है भारत सरकार से और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देर में वो वहाँ से रिलीव हो जाएंगे। चूंकि सुखबीर सिंह संधू एक ऐसा नाम है राजीव, ये दर्शकों को जानना है बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन अफसर है, क्या है। यहाँ पर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इंटर स्टेट डेपुटेशन पर वो पंजाब में रहे हैं, तो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के सेक्रेटरी रहे हैं वो 3 साल सेक्रेटरी टू सीएम। इसके बाद एचआरडीआई में उनका जॉइंट सेक्रेटरी, अपर सचिव, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है और पिछले 1.5 साल से वो एनएचआई की जैसी बदलाव के पीछे का क्या कारण सामने आ रहा है? रूटीन चेंज या कोई विशेष कारण? देखिए राजीव, चूंकि ये रूटीन चेंज तो नहीं है और मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है। चूंकि जिस तरह से यहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लेवल पर या जिस हायर अथॉरिटी के लेवल पर भी ये सोचा गया होगा, तो उन्होंने कम से कम इस बात को जरूर सोचा होगा कि आखिर बार बार सिस्टम और मशीनरी क्यों रन नहीं कर पाती, इसको उन्होंने परीक्षण किया होगा। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पीएमओ के एक हस्तक्षेप के बाद ये एक बड़ा फैसला हुआ है। उत्तराखंड सरकार तो चाहती ही थी, मुख्यमंत्री तो चाहते ही थे कि वो सुखबीर
सिंह संधू आकर मुख्य सचिव बने। हालांकि अभी ये मुख्य सचिव का इसलिए भी हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते कि मुख्य सचिव उस चिट्ठी में लिखा हुआ नहीं है कि जिस चिट्ठी में उनको वापस बुलाने का आग्रह किया गया है, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टूड होता है जब कोई इतना बड़ा अफसर भारत सरकार से वापस आता है, इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट से वापस आता है, तो वो खाली बैठने के लिए तो नहीं आता है। और दूसरा ये है कि जो पीएमओ लेवल पर ये एक बहुत करीने से डिस्कस हुआ है कि हर बार प्रयोग फेल होने के पीछे प्रशासनिक मशीनरी का, यहाँ बेलगाम नौकरशाही का एक बड़ा योगदान है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए एक बहुत ईमानदार, कड़क मिजाज और डिलीवरी देने वाले अफसर को यहाँ पर भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि सुखबीर सिंह संधू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिलीवरी बहुत तेजी के साथ देते हैं, बहुत ढंग से अपने अधीनस्थों से काम लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है और उत्तराखंड के लिए तो आज की तारीख में प्रशासनिक हलकों में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक हेड मिलने वाला है इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, एक नया आदमी जो पीएमओ की तरफ से भेजा जा रहा है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर अजीत दे रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं उनका क्या होगा, उनको लेकर क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं? हाँ, देखिए ये एक वाकई ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब कोई उत्तराधिकारी आ रहा है तो पूर्वाधिकारी का क्या होगा। तो मुझे लगता है चूंकि उनके पास ड्यूअल चार्ज है इस समय, वो चीफ सेक्रेटरी भी हैं और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो चीफ सेक्रेटरी पद पर जहाँ तक संभावना है सुखबीर सिंह संधू की आज ही शाम को ताजपोशी हो जाएगी और उसके बाद ओम प्रकाश जो अभी मुख्य सचिव हैं तो वो चार्ज देने के बाद वो रेवेन्यू बोर्ड में अपना बने रहेंगे, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे। लेकिन राजीव, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि सुखबीर सिंह संधू को यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ढंग से जानती है और बहुत सारे लोग जानते हैं, मीडिया जगत भी जानता है। उनके खाली आ जाने भर से यहाँ आधा सिस्टम चलते ही रन करने लगेगा। और मुझे लगता है कि पीएमओ ने अगर कोई डिसीजन लिया है, मुख्यमंत्री ने कोई डिसीजन लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज ऐसा फैसला बहुत दिनों बाद हो रहा है। उत्पल कुमार सिंह जब यहाँ केंद्र से आए थे तब उनकी भी एंट्री इसी तरह से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई, निजाम बदलते चले गए। तो आज निजाम 2 दिन कल ही ओथ हुई है और आज नया चीफ सेक्रेटरी आप एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं अजीत कि आज शाम तक ये ताजपोशी हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये है कि हमने देखा था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी आरोप लग रहे थे कि बेलगाम है ब्यूरोक्रेसी। फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत, क्या देर नहीं कर दी है ये निर्णय लेने में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस निर्णय को लेने में देर हो गई है राजीव। लेकिन राजीव देखिए, हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल फ्रंट होता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को उस पर जूझना पड़ता है। और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा सरकारी सिस्टम है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि उस पर अंकुश लगाकर वो उससे डिलीवरी ले सकता है तो फिर उसका पॉलिटिकल फ्रंट डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए कड़क मिजाज और एक बहुत सख्त नौकरशाही की यहाँ जरूरत थी। हमेशा जब भी यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो बेलगाम नौकरशाही को के सिर के मत्थे ये ठीकरा फूटा है कि यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम नाकाम हो गया था, यहाँ अधिकारी किसी की सुनते नहीं थे, यहाँ डीएम एसएसपी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो ये एक जो चीजें हो गई थी, तो चूंकि मुख्यमंत्री पॉलिटिकल फ्रंट पर बिजी रहते थे, ये चीज एक लैक कर रही थी। तो इसीलिए शायद पीएमओ का ये चयन रहा है और नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ये चयन रहा है कि मुख्य सचिव एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल फ्रंट पर फ्री छोड़ दे और इस जो सरकारी सिस्टम है, जो जिसको हम बेलगाम नौकरशाही कहते हैं, उससे किसी तरह से भी डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करके पब्लिक को राहत दिलवा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो कलेक्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, आरटीओ, बिजली, पानी, ये जो सब है, यहाँ पर जनता बहुत मारामारी इनकी रहती है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। पीडब्ल्यूडी है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, हेल्थ। तो अगर कोई मुख्यमंत्री इन्हीं में जूझने लगेगा, पॉलिटिकल फ्रंट मजबूत नहीं करेगा, तो उसका आधा अधूरा काम हो जाएगा। तो अजीत आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, लगातार आप हमारे साथ बने